बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट के सिलसिले में आप यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है और यूनिट नंबर 4 के जो पहला मेजर टॉपिक था दैट वाज गैशियस एक्सचेंज हमारा रनिंग टॉपिक है। अब इस गैशियस एक्सचेंज में हमने आगे चलना है और हम क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इसकी समरी क्या है, तो फिर उसके बाद हम सिस्टमेटिकली लेकर चलेंगे और हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कि हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन एयर। हम ब्रीथ इन करते हैं एयर को और इसमें क्या चीज़ होती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस में दाखिल होगी, हमारे लंग्स में आएगी। और लंग्स में आपको मालूम है कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं किसकी, लंग्स एल्वियोलाई की बात करेंगे, लंग्स एल्वियोलाई। अब लंग्स एल्वियोलाई से ऑक्सीजन, आपको मालूम हो कि लंग्स से जब ये ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो फिर यहाँ से निकलेगा, यानी वो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो होगा वो उसके हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये दाखिल होगा किधर पे, नाउ इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट atrium of the heart, left atrium of heart। ये लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट पे आएगा बच्चों। फिर उसके बाद आपको मालूम हो उसका पैसेज ये कहाँ होगा, लेफ्ट एट्रियम से इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये किस में जाएगा, इनटू दी एओर्टा। एओर्टा में आ गया ब्लड, और एओर्टा से फिर ये किधर जाएगा, ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। टिश्यू लेवल पे आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में आ जाएगी, इनटू द ब्लड। यहाँ से क्या चीज़ निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपको मालूम है, जैसे यहाँ हमने बताया था किस में जाएगी, पल्मोनरी वेन्स। डायरेक्ट हमने बता दिया था एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई से ये पल्मोनरी वेन्स तक पहुँचती है। फिर इसी तरह से इसको और टिश्यू से जब निकलेगी ये कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर किस में, वेन्यूल्स, वेन्यूल से क्या बनेगी, स्मॉल वेन्स बनेगी। स्मॉल वेन से क्या बनेगा, यहाँ पे वेना केवी, विना केवा प्लूरल क्या होगा, विना केवी में आएगा। और ये फिर अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होगा, विना केवा, दैट इज इन दी राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। हार्ट के राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम से किस में आएगा, राइट ventricle of the heart, right ventricle of the heart फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो होगा ये किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन किस में, इनटू द लंग्स एल्वियोलाई, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी
कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा ब्रीथ आउट, इट विल बी ब्रीथ आउट, किसके साथ? विद एयर। तो ये आपको मालूम है बच्चों कि एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं, लंग्स में आती है एयर, लंग्स के एल्वेलाई के थ्रू किस में जाएगी? पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से होती, फिर ये हार्ट की तरफ आना है, हार्ट में दाखिल होगी थ्रू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ये सारा कौन सा है? बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा, और एओर्टा आपको मालूम है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहाँ पे पहुँचाएगी ऑक्सीजन को? टिश्यू लेवल पे आ जाएगा। टिश्यू लेवल पर क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन, और फिर डिफरेंट वेन्यूल, फिर वेन्यूल के बाद वेन्स, और वेन से वेना केवी से होता हुआ राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट ब्लड पहुंच जाएगा। राइट एट्रियम से फिर ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी, और फिर उसके बाद अगेन बैक इनटू द लंग्स एल्वियोलाई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ब्रीथ आउट हो जाएगा। तो ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का आपको पता हो कि ये हम जो इसमें यूज़ करते हैं, तो द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? वेन। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी का नाम देते हैं। तो इसमें अपोजिट यूज़ होते हैं, आपको पता हो, ये फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल ये समरी है इसमें। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे कि वो फैक्टर कौन से होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज की वजह बनते हैं, यानी फैक्टर्स कॉजिंग क्या करेंगे? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे? याद रखिएगा, ये बेसिकली कहाँ पे होंगे? ये गैसियस एक्सचेंज होता किस जगह पे है, ये आपको मालूम हो, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा बिटवीन ब्लड एंड अल्वियोलर एयर। तो ये फैक्टर कॉजिंग गैसियस एक्सचेंज खास तौर पे क्या? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड अल्वियोलर एयर। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर इसमें क्या बताना होगा? मेन जो आपको पता होना चाहिए वो है बेसिकली डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किस चीज़ का? ये ऑफ गैसेस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस से मुराद किस चीज़ का? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल प्रेशर, ये क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या आपके सामने होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे भी आपको मालूम हो कि जब लंग्स एल्वियोलाई की बात करते हैं, ऑक्सीजन ब्रेथ इन होती है, तो लंग्स एल्वियोलाई में क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट? ब्लड। तो लिहाजा हाई पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन किस में जाएगी? इनटू द ब्लड जाएगी। और इसी तरह से ये सिलसिला कहाँ पे होगा? टिश्यू लेवल पर भी होगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आपको बतानी है कि हाई पार्शियल प्रेशर से किस में जाएगी? इनटू द टिश्यूज़, जहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की क्या होता है? कम। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी यहाँ पे, उसके रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। किस में आएगा? इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड के थ्रू ये फिर इसी पैसेज से होता हुआ वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगी? नियर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का किस में ज़्यादा होगा? इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड से ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से इनटू द एल्वियोलाई, और वहाँ से फिर ये क्या होती है? ये एक्सेल आउट हो जाती है। तो लिहाजा पहला जो फैक्टर आपको पता हो, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी इसमें याद रखना अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की भी हम बात करते हैं। यानी इसमें याद रखिएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली ये है, और इसको हम और दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के ज़रिए क्या होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब दूसरा इसमें फैक्टर आपको क्या पता होना चाहिए? सेकंड फैक्टर इसमें कौन सा आएगा कि एल्वियोलाई के बारे में आपको पता है, इसको हमने डिस्कस भी किया था एयर पैसेज वे में, कि
इसमें क्या होता है, रिच नेटवर्क ऑफ सराउंडेड बाय रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है इसमें, रिच नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का स्टूडेंट्स होता है, तो लिहाजा ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, जो ब्लड है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको पता हो, ये किस में होगी फिर, इन थिन लेयर्स में होगी, थिन लेयर्स में होगी, थिन लेयर्स में ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब आप देख सकते हैं जब थिन लेयर्स में होगी तो ये क्या होगा, एक्सपोज्ड, क्या होगा, लार्ज अल्वियोलर सरफेस, ये एक्सपोज करेगा लार्ज अल्वियोलर सरफेस, ज़्यादा से ज़्यादा अल्वियोलर सरफेस क्या होगी, एक्सपोज होगी, क्योंकि ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो किस में हो रही है, थिन लेयर्स में होती है। तो लिहाजा रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का होना, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड का थिन लेयर्स में होना, ज़्यादा एक्सपोज होना किस चीज़ का, ये अल्वियोलर सरफेस का, ये भी एक फैक्टर है किस चीज़ के लिए, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। फिर उसके बाद इसमें एक और अहम चीज़ जो तीसरा हमें इसमें पॉइंट आपको बताना है वो क्या है, यानी आपको मालूम हो कि ब्लड जो लंग्स में सेपरेट होता है किससे, अल्वियोलर एयर से, वो एक्सट्रीमली थिन लेयर्स होती हैं, थिन मेम्ब्रेन्स होती है, किस चीज़ की, दो ही चीज़ें आपको पहले भी बताई गई, एक कैपिलरी वॉल होती है, दूसरी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, अल्वियोलर वॉल होती है। तो ब्लड इन द लंग्स, ब्लड इन दी lungs is separated from कहाँ से, blood in the lungs is separated from alveolar air, alveolar air किसके जरिए, by extremely thin membranes of किसकी होंगी, कैपिलरीज एंड अल्वियोलर वॉल। आपको मालूम हो कैपिलरीज जो की जो वॉल होती है दैट इज सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, अल्वियोलर वॉल आपने पढ़ चुके हैं स्क्विमस एपिथीलियम, यानी ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, ओनली 2 सेल का डिफरेंस होता है। तो ब्लड इन द लंग्स इज सेपरेटेड फ्रॉम अल्वियोलर एयर बाय एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन्स ऑफ कैपिलरीज एंड अल्वियोलर वॉल। तो इस तरह से ये हमें ये फैक्टर के बारे में बच्चों पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड अल्वियोलर एयर। तो अब हमने किस तरफ आना है, ऑब्वियसली हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले हमने देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आपको बच्चों मालूम हो कि ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में आप जानते हैं क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है आपको मालूम है क्या है, हीमोग्लोबिन, इसके बारे में आप जानते हैं, ये ब्लड में होती है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन वेयर इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, यानी एरिथ्रोसाइट्स में होती है। इसके अलावा एक और पिगमेंट होती है जिसको आप मायोग्लोबिन का नाम देते हैं। मायोग्लोबिन स्टूडेंट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट इन मसल सेल्स। रेड कलर ऑफ ब्लड किसकी वजह से होता है,
हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और इसी तरह से रेड कलर मसल्स का किसकी वजह से होता है? मायोग्लोबिन की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमें पहले हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल से देखना है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसको डिस्कस करना है। इसके बारे में जनरली आपको पता हो कि ये इसके दो, यानी इसमें दो मेजर पार्ट हैं। एक इसका हीम पार्ट होता है और दूसरा इसका ग्लोबिन पार्ट होता है। यानी हीम और ये इसका क्या है, बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं इसको, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसमें आपको मालूम है क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। और जहाँ तक इसकी ग्लोबिन का ताल्लुक है तो ग्लोबिन क्या है? ये इसका प्रोटीन पार्ट कहलाता है। इसको हम इसका प्रोटीन पार्ट का नाम देंगे। अब देखिए कि ये जो ख़ास तौर पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यही वो पार्ट होता है जिसके साथ, यानी आयरन है इसमें, किसके साथ कॉम्बिनेशन किस चीज़ की होती है? ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम हो कि इसमें हीमोग्लोबिन में आप क्या स्टडी करते हो? ये 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें पाई जाती हैं। किस में? हीमोग्लोबिन में। अब इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ क्या होता है? एक हीम पार्ट होता है। तो हीम पार्ट कितने होंगे? डेफिनेटली कितने होंगे? 4 होंगे। यानी इसको हम सिंबल के तौर पर यहाँ पे शो कर देते हैं। सिर्फ प्रोस्थेटिक ग्रुप में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये 4 प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको दिखाए गए हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ होते हैं। और हर एक में आपको बताया क्या होता है, इसमें आयरन एटम मौजूद होता है। और इसके साथ फिर कॉम्बिनेशन किस चीज़ की होती है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके साथ ऑक्सीजन पहले मॉलिक्यूल अटैच होता है, फिर इसके साथ ऑक्सीजन, और फिर इसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इसके साथ फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी एट अ टाइम आप देख सकते हैं कि फुली जब ये आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 100% हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं? 1 2 3 4 इसके साथ अटैच होते हैं। तो लिहाजा इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ये बेसिकली जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है कि हम इसको 2 तरह से लिखते हैं। एक सिंपली लिखते हैं, यानी इस तरह से Hb+O2। तो इससे क्या बनता है? यहाँ पे आप बताते हैं HbO2। ये सिंप्लीफाइड इसकी क्या होती है? इक्वेशन हम यहाँ पे शो करते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसकी मुकम्मल इक्वेशन शो करें तो आपको मालूम हो कि Hb के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं? ऑक्सीजन के 4। तो इसको हम 4O2 लिख सकते हैं। और 4O2 से क्या बनेगा? यहाँ पे Hb4O2 बन जाएगा। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? HbO8 भी लिखा जा सकता है। तो ये आपको मालूम हो कि ये इसमें ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन, और उसके हिसाब से ये हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं। और इन रियलिटी क्या होता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होते हैं। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये हमें इस चीज़ का क्लियर होना ज़रूरी है। फिर इसी तरह से स्टूडेंट देखें कि ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि जब हम कहते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन, और हम किसकी बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन इससे क्या होती है? डिसोसिएट होती है, उस वक्त इसकी क्या कंडीशन होती है, वो भी हमने यहाँ पे देखना है। यानी अगर हम कहते हैं कि सिर्फ हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन यानी वो हीमोग्लोबिन जिससे क्या है कि इससे मोस्टली क्या है कि ऑक्सीजन डिसोसिएट हो चुकी है। हमने वर्ड इस्तेमाल किया है, 100% नहीं कहा है, हमने क्या कहा है कि मोस्टली इससे ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? डिसोसिएट हो चुकी है, अलग हो चुकी है। तो इसका फिर कलर क्या होता है? इसका पर्पल रेड कलर होता है, पर्पल रेड कलर होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जब बात करते हैं किसकी? ऑक्सीमोग्लोबिन की, जैसे HbO2 लिखें या फिर हम इसको लिखते हैं Hb4O2 लिखते हैं। इसका कलर आपको मालूम हो किस किस्म का होगा? ये फिर ब्राइट रेड कलर इसका होगा, ब्राइट रेड कलर होगा। भी एमसीक्यूज में चीज़ें पूछी जाती हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो। इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो रिएक्शन होता है, ये आपको मालूम हो कि रेस्पिरेटरी गैसेस का, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के साथ जब ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन होना या डिसोसिएट होना, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन आपको मालूम हो क्या हो? रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं।
ऑल ये जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, और इसके लिए जो मेन एंजाइम है वो भी आपको पता हो। एंजाइम इसके लिए कौन सा होता है स्टूडेंट्स? दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता हो, ये भी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में, एरिथ्रोसाइट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह जब हम कहते हैं कि हाई ऑक्सीजन प्रेशर होता है तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन कंबाइन होगी हीमोग्लोबिन के साथ, और जब एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो और लेस प्रेशर हो, यानी एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो और साथ साथ लेस प्रेशर हो, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और लेस प्रेशर है, तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन विल क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन जो होगी वो वापस किस में आ जाएगी? अपने नॉर्मल पर्पल कलर में आ जाएगी। हीमोग्लोबिन किस में आ जाएगी? विल बिकम किस में आ जाएगी? बैक इट्स नॉर्मल पर्पल रेड कलर, पर्पल रेड कलर। कब? आफ्टर गिविंग आउट मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं बेटा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है, क्योंकि देखो ये जब हमने लिखा तो इसका क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन। हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं गिविंग आउट मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन। देखिए एयर में कितनी ऑक्सीजन होती है? एयर में आप बताते हो 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ओके, और ये कौन सी होती है हमारी? जब इनहेल्ड एयर को आप कंपैरिजन करते हो, इनहेल्ड एयर, तो इनहेल्ड एयर में यानी हम जो इनहेल करते हैं वो एयर की कितनी ऑक्सीजन होती है? दैट इज इनहेल्ड एयर में। और फिर इसी तरह से एक्सहेल्ड एयर में कितनी होती है? दैट इज 16% ऑक्सीजन। ये किस में होगी? एक्सहेल्ड एयर में होगी। तो लिहाजा 5% कहाँ चली जाती है इसमें से? दैट इज एब्जॉर्ब इन द टिश्यूज़। ये फिर एब्जॉर्ब हो जाती है टिश्यूज़ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर भी अगर 5% एब्जॉर्ब हुई तो 16% तो स्टिल प्रेजेंट है ना इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि HB से सारी की सारी ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं होती। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, अभी हम उसकी वैल्यूज़ भी बताएंगे, एक्चुअल वैल्यूज़ भी बताएंगे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी हम एक राउंड फिगर में अगर बात करें तो 25% ऑक्सीजन जो होती है दैट इज डिसोसिएट, 75% स्टिल किसके साथ प्रेजेंट होती है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। और एक्सट्रीम एक्सरसाइज में क्या होगा? यानी जब हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 75% ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है किससे? हीमोग्लोबिन से। स्टिल इसके साथ अटैच क्या होती है? 25% प्रेजेंट होती है। तो लिहाजा हम जब कह रहे हैं ना नॉर्मल पर्पल कलर की तरफ जाना, कि हीमोग्लोबिन विल बिकम बैक टू इट्स नॉर्मल पर्पल रेड कलर आफ्टर गिविंग आउट मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन। गौर कीजिएगा, मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन, नॉट ऑल इट्स ऑक्सीजन, यानी सारी ऑक्सीजन नहीं बल्कि क्या है? मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन। तो वो दोबारा किस में आएगी? नॉर्मल पर्पल कलर में आ जाएगी। तो ये भी एमसीक्यूज में बड़ा अहम पॉइंट है जो कि आपको नोट करना है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने जनरली पहले बताया कि ये इसका हीमोग्लोबिन के साथ इसकी एफिनिटी क्या है। अब हमने आना है किसकी तरफ आना है? हमने देखना है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है ब्लड की। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इसमें देखें कि एबिलिटी होना, सलाहियत होना किस में? हीमोग्लोबिन है टू बाइंड विद ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कहलाएगा। यानी आपको ये भी पता हो कि इसका मतलब क्या है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है? द एबिलिटी ऑफ HB से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू बाइंड विद
ऑक्सीजन, द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसको क्या कहोगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या वर्ड हो रहा है, ब्लड का इस्तेमाल हो रहा है वर्ड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है स्टूडेंट्स के मैक्सिमम ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये हम किस पे लेते हैं, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा एट सी लेवल, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें हमें बताना होगा कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है ख़ास तौर पर किस में, आर्टीरियल ब्लड में। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड की बात कर रहे हैं। और आर्टीरियल ब्लड से मुराद क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 20 ml पर 100 ml ऑफ क्या होगा, ब्लड होगा। यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है आर्टीरियल ब्लड की क्या होती है, दैट इज 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ये कहाँ पे होता है, एट सी लेवल हम इसको कहते हैं। इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे, ये बेसिकली क्या होगा, 100% सैचुरेटेड, 100% सैचुरेटेड कहलाएगा। तो ये किस पे अचीव होता है, ये अचीव होगा, याद रखिएगा, अचीव्ड at 100 mm of mercury, mm of mercury। ठीक है जी, ये किस पे अचीव होगा, किस प्रेशर पे अचीव होगा, 100 mm ऑफ मर्करी पे ये अचीव होगा। अब इसमें आपको पता हो कि 1 ग्राम यानी हम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, ये देखिएगा यहाँ पे आपको बताते हैं कि अमाउंट ऑफ HB, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हम कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं इसका ह्यूमन बीइंग के हवाले से, ह्यूमन एडल्ट्स के हवाले से हम ले रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ये 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, क्या चीज़, हीमोग्लोबिन। तो हम कहेंगे कि सिंस 1 ग्राम जो है किस चीज़ का, ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद किससे कंबाइन होगा, ये 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर लिहाजा क्या होगा कि 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड जो होगा ये कंबाइन करेगा, कंबाइन विद what 20 ml ऑफ what ऑक्सीजन, जिसको आप क्या कहते हो, 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन कहलाती है। इसको आप 100% सैचुरेशन का नाम देते हो। किस तरह से इसको आप देखते हो कि जैसे हमने बताया कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है, 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। सिंस 1 ग्राम ऑफ HB कैन कंबाइन विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ इतना है, तो 15 ग्राम के साथ कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि 1.34 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 15, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही 20 ml
वही पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड वही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये 100% सेचुरेशन कहलाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब हमें आना है अंडर नॉर्मल कंडीशंस के नॉर्मल कंडीशंस में ब्लड जो खास तौर पर कहाँ पे होता है, लंग्स के एल्वियोलाई में होता है। वहाँ पे हमने देखना है कि ये जो ब्लड है एल्वियोलाई का, ये कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। तो वहाँ पे हमने वैल्यूज़ अभी चेक करनी है कि वहाँ पे हमें वैल्यूज़ क्या मिलेंगी। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशन जो होता है ब्लड जो है किससे कौन सा ब्लड हमने अभी बताया, ब्लड ऑफ एल्वियोलाई। कहाँ पर है एल्वियोलाई, ये भी आपको पता हो, इन लंग्स की हम बात कर रहे हैं। इज नॉट completely ऑक्सीजनेटेड, यानी 100% ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। यहाँ पे हमने बताना होगा कि जब ऑक्सीजन टेंशन जो है, ऑक्सीजन टेंशन ये 115 mm ऑफ Hg हो, यानी ऑक्सीजन टेंशन से मुराद वही पार्शियल प्रेशर को लेते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन टेंशन का नाम इसमें दिया जाता है। तो व्हेन ऑक्सीजन टेंशन 115 mm ऑफ Hg हो तो फिर क्या होगा, देन आप बताओगे कि हीमोग्लोबिन जो है ये 98% सैचुरेटेड होगी। हीमोग्लोबिन जो है इज 98% सैचुरेटेड, 98% सैचुरेटेड होती है, याद रखिएगा ये बात। तो लिहाजा 100 ml ऑफ ब्लड कितना, 100 ml ऑफ ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी ये भी आपने बताना होगा। देन इसमें 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ जो ब्लड होगा इसमें आपको मालूम हो कंटेन 19.6 ml ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी, 90.6 ml इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन जो है कैन बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑलमोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड बाय ऑक्सीजन प्रेशर कितना होगा, 100 mm ऑफ Hg। यानी सेचुरेशन जो इसकी होगी आप ये समझ लीजिए, इसको हम कहेंगे 98% सैचुरेशन, 98% सैचुरेशन कहलाएगी। आपने नेशनल बुक फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन के साथ 97% ऑक्सीजन कैरी होती है और 3% डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पे वैल्यू ज़रा चेंज है, याद रखिएगा कि 98% सैचुरेशन यानी हीमोग्लोबिन कैन कैरी हाउ मच ऑक्सीजन, 98%, जबकि आपने दूसरी बुक्स में क्या पढ़ा है, 97% पढ़ा है। तो वैल्यू आपने कौन सी याद रखनी है, आपने पंजाब टेक बोर्ड की वैल्यू याद रखनी है जो कि एग्जामिनेशन टूल, तो इससे 2% रिमेनिंग आप बताओगे, बाकी 2% जो होता है वो क्या होता है, डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि लेस सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन। आपको ये भी पता हो कि लेस सॉल्युबल होने की वजह से एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कम डिजॉल्व होती है ब्लड प्लाज्मा में। तो हम कह सकते हैं दो इसमें वैल्यूज दी जाती है, एक तो 2% और दूसरी जो कहते हैं स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन आल्सो डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा ऑलमोस्ट हमने वर्ड इस्तेमाल क्या करना है कि इसमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड होगी बाय ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है, 100 mm ऑफ Hg। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो भी प्रेशर होगा रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, यानी 100 mm Hg से जितना मर्जी आप प्रेशर आगे ले जाए तो याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी।
तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो 100 mmHg पे जो इसकी सेचुरेशन लेवल है यानी 98%, इससे ज़्यादा मज़ीद आगे इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होगी। तो ये तो अभी हमने आगे मज़ीद देखना है कि जब हम टिश्यू लेवल पे जाते हैं, टिश्यू लेवल पे हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन प्रेशर 60 mmHg रह जाता है, यानी ऑक्सीजन प्रेशर क्या रह जाता है, दैट इज 60 mmHg। ये कहाँ पर होता है, ये आपको पता हो कि इन मैनी सेल्स एंड टिश्यूज़ की तरफ अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है, 60 mmHg हो जाता है। तो इसका जो रिएक्शन जो हमने शुरू में बताया था, जो भी इसका रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिवर्स। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो हमने बताई थी कि HbO2 था, तो ये किस में वापस रिटर्न बैक हो जाएगा इनटू Hb प्लस O2। तो ये भी आपको पता हो कि एट लो ऑक्सीजन प्रेशर क्या होगा, ये क्या हो रही है, बेसिकली हम कहेंगे एट लो ऑक्सीजन प्रेशर ये ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, ऑक्सीजन उससे अलग होगा। कैसे, तेज़ी के साथ, रैपिडली। तो इस तरह बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अहम थे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको यहाँ पे नोट करने हैं। अब हमने इसके बाद मज़ीद एक चीज़ और डिस्कस करनी है, हमने क्या देखना है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इसका ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी पर असरअंदाज होते हैं। फैक्टर विच इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन, उसके जो फैक्टर हैं उनको हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपने यही चीज़ शो करनी होती है कि किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे किस तरह से ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ये इसकी डिसोसिएशन स्टार्ट होती है। तो वो ग्राफ जो होता है वो काफ़ी चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर कर देता है। तो लिहाजा अब हमने इसके बाद क्या देखना है स्टूडेंट्स कि फैक्टर विच इफेक्ट कॉजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द capacity of hemoglobin to combine with oxygen. Factors affecting the capacity of hemoglobin to combine with oxygen, तो बच्चों इसमें 3 important factors हैं, 3 important factors हैं जिसको हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नंबर 1 आपके पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस तरह से असरअंदाज होती है कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन है उसकी कैपेसिटी पर किस तरह से ये असरअंदाज होगी। इसमें सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट ये देखें कि जब हम कहते हैं व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेस, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम दूसरी तरफ कहते हैं जो ऑक्सीजन प्रेशर है, ऑक्सीजन प्रेशर ये क्या है, डिक्रीजेस। ऑक्सीजन प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लिहाजा इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका रिज़ल्ट होगा कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन बिकम्स लेस। यानी यहाँ क्या होगा कि जो कैपेसिटी है ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb हम किससे जाहिर कर किसको बता रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, हीमोग्लोबिन टू होल्ड
ऑक्सीजन बिकम्स क्या हो जाएगा, लेस। ठीक हो गया। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमने अभी इसमें डिस्कस किया था, नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं उसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है कि 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड क्या चीज़ होती है, ऑक्सीजन होती है। यानी कितनी होती है, 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है। जिसको हमने क्या नाम दिया था, 98% सेचुरेशन की बात की थी। अब जब हम बात करते हैं कि ये ब्लड जो होगा जिसमें ये नॉर्मल कंडीशंस में 19.6 ml पर 100 ml ब्लड होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड का नाम देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आर्टीरियल ब्लड कहलाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मालूम हो कि जो टिश्यू लेवल पे तकरीबन इसमें से 5 ml पर 100 ml ब्लड जो है ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, इनटू द टिश्यूज़। जो रिमेनिंग बचेगी, यानी हम इसमें से बता रहे हैं कि 14.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है ये रिमेन्स होगी। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड, इसको आप वेनस ब्लड का नाम दोगे, आर्टीरियल ब्लड, और ये वेनस ब्लड कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ml जो है ये किस में चली जाएगी, दैट विल मूव टुवर्ड द टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ यानी सेल्स की तरफ चली जाएगी। तो ये फिर आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल हम बिल्कुल इस तरह से देते हैं, यानी इजी वे टू अंडरस्टैंड, आसान तरीका इसका समझने का क्या होता है कि जैसे मिसाल हम एक गिलास ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने यहाँ पे एक गिलास लिया है, ये आपके सामने गिलास शो कर रहे हैं इस तरह से। अब ये इसमें हम शो कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन इन लंग्स, और ये हमें मालूम है ये कितना है, 98% सैचुरेटेड है। ठीक है जी। हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, नियरली फुल ग्लास है। यानी यहाँ तक देख सकते हैं ये क्या है, नियरली फुल ग्लास। 100% तो 98% हम कहते हैं नियरली फुल ग्लास है। अब इसमें देखें सिचुएशन क्या बिल्टअप होगी। फिर हम इसी तरह से ग्लास शो कर रहे हैं आपके सामने, हमने आपके सामने ग्लास शो किया। इसमें ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 75% रिमेन, बाकी जो है ये रिमूव हो गई। कितनी, तकरीबन 25% ये क्या हो गया, इसमें से ये रिमूव हो गई। अब ये भी अब कितनी है, ये इसमें हीमोग्लोबिन के साथ अभी भी आप देखते हैं 75% क्या चीज़ मौजूद है, ऑक्सीजन, लाइक पार्शली एम्प्टी ग्लास कह सकते हैं इसको हम, क्या कह सकते हैं, पार्शली एम्प्टी ग्लास। तो इस तरह से ये चीज़ हम जो बताना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है, आसान तरीके से समझने के लिए इस तरह से है। इसी तरह बच्चों ये तो पहला फैक्टर हो गया, किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा फैक्टर इसमें आ जाता है टेम्परेचर। नंबर 2 इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये आपको मालूम हो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जब क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, इंक्रीज करने को कह रहा है। तो लिहाजा इसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी क्या चीज़ कम हो रही है, ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो ये इसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जैसे हम बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से, इसी तरह से नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ख़ास तौर पर टिश्यू लेवल पर आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और ऑब्वियसली उसकी एनर्जी के तौर पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हीट की फॉर्म में। तो लिहाजा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीजन कैपेसिटी जो ब्लड की वो क्या होगी, कम होगी, यानी डिसोसिएट होगी ऑक्सीजन किस से, हीमोग्लोबिन से, और नतीजा क्या होगा, वो ऑक्सीजन किस में दाखिल होगी, इनटू द
बॉडी सेल्स में जाएगी फॉर टू टेक पार्ट इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और चीज़ हम इसमें बताते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, मस्कुलर एक्टिविटी आपको मतलब है ये, इसका मतलब क्या होता है कि जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो रही हो तो उसमें मस्कुलर एक्टिविटी क्या होती है, ये इंक्रीज़ हो जाती है। मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है कब, एक्सरसाइज के दौरान। तो लिहाजा हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, यानी ये मिसाल के तौर पर हम क्या शो कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या होता है, डिसोसिएशन होगी किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। डिसोसिएट हो गई ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन फिर किधर चली जाएगी, दिस ऑक्सीजन विल मूव टुवर्ड द मसल सेल्स, ये मसल सेल्स में चली जाती है। ख़ास तौर पर हम क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तो नॉर्मली ब्लड में हमने बताया था कितनी थी ऑक्सीजन, 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन थी, ये हमने पहले बताया। अब इसमें से क्या होगा कि पहले कितनी 25% क्या आप कह सकते हो 23% अप्रॉक्सीमेट कहोगे कि 23% इससे क्या हो गई थी, डिसोसिएट हो गई थी। अब क्या होगा कि इसमें अब एक्सरसाइज के दौरान ये याद रखना स्टूडेंट, तकरीबन ये 73% तक डिसोसिएट हो जाएगी। डिसोसिएटेड क्या चीज़, ऑक्सीजन, कहाँ से, फ्रॉम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। तो स्टिल उसके ऊपर कितनी प्रेजेंट होगी, अप्रॉक्सीमेटली 23% मौजूद होगी। वो किस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल कोट की थी आपके सामने, ये नियरली फुल ग्लास हमने शो किया था। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए कि अगर हम ये शो करते हैं कि ये क्या है, इसमें ये फॉर एग्जांपल हम शो कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, 98% सैचुरेशन। ये आपको पार्शियल प्रेशर किसका मिलता है, ऑक्सीजन का इन लंग्स मिलता है। और ये क्या है, इसमें हमने क्या कहा कि इसके लिए क्या वर्ड हमने यूज़ किया, नियरली फुल ग्लास, नियरली फुल ग्लास की हमने बात की। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक्सरसाइज के दौरान हमने बताया है कि सिचुएशन इस तरह से बिल्टअप होगी, जैसे ये देखें, ये फिर हमने ग्लास शो किया है, ये आपके सामने क्या है, व्हाट इज़ दिस, ग्लास। इसमें से अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि सिचुएशन बिल्कुल उलट हो जाएगी। तकरीबन यहाँ पे जो रह जाएगा ग्लास में, हम रेफरेंस शो करें 23% क्या चीज़ रह जाती है, ऑक्सीजन रह जाएगी। 25% तकरीबन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रह जाएगी। इसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे लाइक एम्प्टिंग मोस्ट ऑफ गिलास, यानी ज़्यादातर ग्लास क्या है, ये एम्प्टी हो गया है। और उसके साथ यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, ये ऑक्सीजन डिसोसिएट हुई है, ये कितनी है, तकरीबन 73%, ये 73%। तो इस तरह से ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है, यहाँ पर डिसोसिएट हो रही है, उसके बावजूद भी 25% तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। यानी आप कह सकते हो कि 25% तक ये ऑक्सीजन स्टिल किसके साथ अटैच है, विद दैट ऑफ व्हाट, हीमोग्लोबिन के साथ ये इसकी अटैचमेंट मौजूद है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आर्टीरियल ब्लड में हम कहते हैं कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वीनस ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं होता कि हीमोग्लोबिन से सारी की सारी ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो जाए। तो ये आपको दो फैक्टर नज़र आए किस चीज़ के, जो कि असरअंदाज हो रहे हैं किस पे, कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब आप देखेंगे तीसरा फैक्टर क्या होता है। तीसरा फैक्टर बच्चों हमने बताना है किस चीज़ का, पीएच के बारे में। पीएच के बारे में हमने बताना है कि ये किस तरह से असरअंदाज होगा, कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो सबसे देखिए कि जब हम बताते हैं कि व्हेन पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीजेस
ब्लड की जब pH डिक्रीज होती है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड जो होती है जिसके साथ बाउंड किसके साथ होती है, हीमोग्लोबिन के साथ, वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। एरो नीचे का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो रही है, यानी वन pH ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस, तो हीमोग्लोबिन के साथ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब आपने क्या बताना होगा, इसकी मालूम होनी चाहिए आपको, रीज़न मालूम होनी चाहिए किस चीज़ की, ये जो हम बता रहे हैं। रीज़न इसमें होता है कि आपको बहुत चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी pH डिक्रीज होगी तो उसका नतीजा क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। pH डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये मालूम हुआ आपको कि क्या होंगे, कंबाइन विद, किसके साथ कंबाइन होंगे, ये प्रोटीन पार्ट ऑफ HB यानी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सीजन जो होगी दैट इज डिसोसिएटेड फ्रॉम HbO2। HbO2 से क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो रीज़न क्या होती है, वो जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह क्या होती है, जिसमें आप बताते हो कि वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड आयनाइज होता है तो बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की एफिनिटी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा है, तो जब इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ ये हाइड्रोजन आयन मिलता है तो हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है और ऑक्सीजन उससे क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। तो लिहाजा ये भी आपको पॉइंट क्लियर, रीज़न क्या है कि व्हेन pH ऑफ ब्लड डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज, ये उसकी रीज़न आपके सामने आ जाती है। इसके अपोजिट क्या होगा, जब pH इंक्रीज होगी, pH इंक्रीज होगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो होंगे इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ऑब्वियसली ये क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो लिहाजा इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे ये क्या होगा, HbO2 जो बन रहा है यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, ये प्रोसेस क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से 3 आपको फैक्टर बताए गए। पहला हमने क्या डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर, और तीसरा हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर pH वैल्यू के हवाले से कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है किस पे, दैट इज कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ तक तो ये हमने इसको डिस्कस किया है। अब एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, उसको भी हम साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे कि हमने जैसे बताया कि ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अटैच होते हैं। पहले एक अटैच होता है, फिर दूसरा अटैच होता है, फिर तीसरा अटैच होता है, फिर चौथा अटैच होता है। इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। मैक्सिमम सैचुरेशन कहाँ पे मिलती है, 100 mm ऑफ Hg जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होगा उस पर आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम कैपेसिटी मिलेगी। और वो उस वक्त हमने बताना होता है कि कितनी होती है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंबाइनिंग, जो कंबाइन होगी हीमोग्लोबिन की, सैचुरेशन लेवल क्या होता है, 98% सैचुरेटेड का वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम उसको कैसे शो करेंगे बच्चों, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली हमें बताना होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनती है, और फिर हमें इसी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते हुए हम इसको कंपेयर करेंगे कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और इसी तरह से हम ये एफिनिटी को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2 और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती हैं, एक फीटल हीमोग्लोबिन होती है और एक मायोग्लोबिन होती है, उसके साथ भी हम उसको साथ ही कंपेयर कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हमने बताना है। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा, देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे।
ये एक्स एक्सिस पे हमें क्या शो करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जिसका फिगर शो कर रहे हैं 20 लिखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 50 और साथ ही ये आपके पास 60 आ रहा है, एंड यहाँ पे हम इसको 100 शो कर रहे हैं एंड सो ऑन। यानी राइट साइड पे हम इसको क्या शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पे हमें क्या शो करना है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या शो किया है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमने किस तरीके से करना है, देख सकते हैं आप। ये हमने जो ग्राफ इस तरह से थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं। ये आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने शो की है किस चीज़ की, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो जब ये ऑक्सीजन प्रेशर जैसे जैसे देखें ये ऑक्सीजन प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी भी हीमोग्लोबिन के साथ क्या है, ऑक्सीजन की कम है। जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है, इसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। और जब ये आप देखेंगे कि जब ये 100 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन प्रेशर होगा तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी, ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम होगी। यानी इस तरह से हम इसको जो शो कर रहे हैं, ये देख सकते हैं इसका ये ग्राफ, ये जो इसमें फिगर बनता है बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम सिग्मा कहते हैं और इसी वजह से इसको एक नाम दिया जाता है, सिग्मॉइड कर्व का नाम भी दिया जाता है। स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि इस तरह से यूँ कर्व सब बनता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप हीमोग्लोबिन को स्टडी करते हो, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड 4 चेन्स होती हैं, 4 हीम पार्ट होते हैं, 4 इसमें क्या होते हैं, हीम पार्ट में आयरन एटम होते हैं। तो ये नहीं होता कि एक साथ इसके साथ ऑक्सीजन से चारों अटैच हो जाए, पहले एक अटैच होगी, फिर उसके बाद दूसरी अटैच होती है, फिर उसके साथ तीसरी अटैच होती है, और इसी तरह से इसके साथ क्या होगा, ये चौथी अटैच होती है। तो डिसोसिएट भी एकदम नहीं होती बल्कि पहले एक होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, इस तरह से ग्रेजुअली होती है, एकदम से नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे क्या है, कम है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ रहा है आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। और आप बिल्कुल जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ाएंगे उसी रेशियो से क्या होगा, इसकी सैचुरेशन लेवल बढ़ती है। लेकिन 100 mm ऑफ Hg पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेशर क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, जो कि हम कितना बताते हैं। अगर यहाँ से ग्राफ को इसके साथ चेक करें आप तो ये बनेगी तकरीबन 98% सैचुरेटेड होती है। ये भी इसका 100 की वैल्यू है तो 98% सैचुरेटेड हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद जितना मर्जी आप ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। तो ये इसकी क्या होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अल्वियोलर लेवल पे इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफ वो इसीलिए इंडिकेट किया जा रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन जैसे जैसे इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कंबाइन आ रही है हीमोग्लोबिन के साथ तो सैचुरेशन लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रेशर कम हो रहा है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो एक तो ये चीज़ आपको इस ग्राफ से क्लियर हो जाती है। दूसरा इसमें आप मज़ीद अगर हम शो करें तो क्योंकि हमें मौका मिला है तो हम उसको से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको मालूम हो कि एक फीटस के हवाले में बारे में हम बताते हैं। फीटस को आपको मालूम है इसका लिंक किसके साथ होता है, मदर के साथ लिंक होता है। और मदर के साथ जो लिंक होता है वो किसके थ्रू होता है ये भी आपको पता हो, थ्रू प्लेसेंटा लिंक होता है। ओके, तो यहीं से क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, ऑक्सीजन का देना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना वो किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो अब देखिए कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको मालूम है लंग्स इनएक्टिव होते हैं और मदर के ब्लड से ही ऑक्सीजन किस में जाएगी, इनटू द ब्लड ऑफ फीटस जाती है। तो लिहाजा ये जो इसमें एफिनिटी का ताल्लुक है वो भी ज़रा डिफरेंट होगा, तब ये पॉसिबल होगा कि मदर यानी एडल्ट की बात कर लें, मदर को हम एडल्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसको आप एडल्ट हीमोग्लोबिन
कह सकते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। एडल्ट हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, ए फॉर एडल्ट कर लो इसको। इसी तरह से अब हम शो करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की शो कर रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। ये क्या आपके सामने आ गया, फीटल HB, इसको आप फीटल HB इस तरह से भी कह सकते हैं, फीटल HB का नाम दे सकते हैं। ये अब इसमें सूरत हाल क्या है बच्चों के, देख सकते हैं कि जिस ऑक्सीजन प्रेशर पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होती है, उस ऑक्सीजन प्रेशर पे इसकी एफिनिटी ज़्यादा है किसकी, फीटल हीमोग्लोबिन की, टू कंबाइन विद व्हाट, ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं ग्राफ इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, इंडिकेट करता है कि एफिनिटी जो है फीटल हीमोग्लोबिन की एडल्ट हीमोग्लोबिन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यही वजह होती है कि जब ये प्लेसेंटल लेवल पे जाने के बाद डिसोसिएट होती है ऑक्सीजन, तो वो किस में चली जाती है, इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, और वो उस लो ऑक्सीजन प्रेशर पे भी क्या है, कंबाइन हो जाती है विद फीटल हीमोग्लोबिन। इसी तरह जब आप मायोग्लोबिन की बात करते हो, तो मायोग्लोबिन के बारे में भी आपको मालूम हो कि ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी ये 20 mmHg पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो एफिनिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी, वो भी आपको क्लियर हो कि मायोग्लोबिन का ये हम ग्राफ यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी आपको कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेशर इससे ये मैच होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहते हैं, एफिनिटी किस में ज़्यादा है, दैट इज़ मायोग्लोबिन। फिर उससे कम किस में है, फीटल हीमोग्लोबिन, और उससे कम किस में, एडल्ट हीमोग्लोबिन में होती है। तो ये आपको ग्राफ एक तरह से एक कंपैरिजन भी बताता है कि आपको ये भी चीज़ें क्लियर हों कि इधर रिटेन ऑक्सीजन और रिलीज ऑक्सीजन, इधर रिटेन ऑक्सीजन और रिलीज ऑक्सीजन, ये हमें इस ग्राफ से इन चीज़ों का भी पता चलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।